अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। मैंने भट्ट साहब से कहा कि मेरी आइंदा हिदायत का इंतजार करें, मैं इनसे बहुत जल्द राब्ता कायम करूंगा। धमाके की खबर 1 घंटे के अंदर अंदर भारतीय सफारत खाने में पहुंच गई थी। प्रकाश खन्ना ने मुझसे फोन पर खुफिया अल्फाज में कहा कि मैं आपके कॉटन के तैयार करदा चीजों को देखना चाहता हूं। मैंने प्रकाश खन्ना की आवाज को पहचान लिया था। मैंने कहा, आप किसी भी वक्त दफ्तरी औकात में हमारे दफ्तर तशरीफ ले आए। प्रकाश खन्ना ने कहा, मैं 3 बजे आ सकता हूँ। 3 बजे का मतलब था कि वो रात के 10 बजे मुझे पहले से तयशुदा जगह पर मुझसे मिलने आ रहा है। मैं 10 बजे वहां पहुंच गया। वक्त यूं तय किया जाता था कि वो जो वक्त बताता था या मैं जो वक्त बताता था, इसमें हम 7 घंटे जमा कर लेते थे। प्रकाश ने 3 बजे का वक्त बताया था। मैंने इसमें 7 का हिस्सा जमा कर दी और हासिल 10 आया। चुनाचा ठीक 10 बजे हमारी तयशुदा जगह पर मुलाकात हुई। प्रकाश कहने लगा, लाहौर में बम धमाका जरूर हुआ है मगर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों को पहले से इतला मिल चुकी थी और इन्होंने बस खाली करा ली थी। बस को एक तरफ लगा दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे ख्याल क्या है? मैंने सोचने के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता। मालूम तो यही होता है कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों को शक पड़ गया होगा कि बस में किसी मुसाफिर ने बम रख दिया है। ऐसी सूरत में बस की तलाशी लेकर कुछ ना मिलने के बाद मुसाफिरों को दोबारा बस में बिठा देना चाहिए था। हमें यह खबर मिली है कि बस को एक खाली जगह पर इस वक्त तक खड़ी रखा गया जब तक बम नहीं चल गया। इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने कहा, यह तो हमें केसरी लाल ही बता सकता है, क्योंकि वो बम रखने के बाद मुतवक्का वारदात से कुछ फासले पर मौजूद था। प्रकाश खन्ना ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली और बोला, केसरी लाल लाहौर से वापस आ गया होगा। चलो इसके ठिकाने पर चलकर इससे मालूम करते हैं। केसरी लाल इन 3 भारतीय दहशतगर्दों में से एक का नाम था जिनको मैं मुंबई से अपने साथ लाया था। प्रकाश खन्ना अपनी छोटी सी पुरानी जीप में बैठ कर आया था। हम जीप में बैठे और इस्लामाबाद शहर के बाहर वीरान पहाड़ियों में इस मकाम पर आ गए जहाँ दहशतगर्दों को हमने छुपाया हुआ था। केसरी लाल लाहौर से वापस आ गया था। हमने इसे सारी बात पूछी तो इसने कहा कि ऐसा हुआ है कि जैसे ही मैं बस की सीट के नीचे बम वाला थैला रखकर नीचे उतरा, किसी ने शोर मचा दिया कि बस में काला सांप घुस आया है। ये सुनकर मुसाफिरों में भगदड़ मच गई और सारे मुसाफिर छलांगे लगाकर भाग खड़े हुए। बस को भी एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद वहां धमाका हो गया, क्योंकि मैंने उतरने से पहले बम के डिवाइस का हुक ऊपर उठा दिया था। प्रकाश खन्ना हंसकर बोला, तो असल बात ये थी। मैं भी ये सुनकर हैरान हुआ था कि बस में से सवारियां क्यों उतर गई थी। मैंने फौरन प्रकाश खन्ना की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, शाम का सुनकर तो सवारियों ने इधर उधर छलांगे लगानी ही थी। फिर मैंने दहशतगर्द केसरी लाल से पूछा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मेरा मतलब है, तुम्हें ये एहसास तो नहीं हुआ था कि तुम किसी की निगाहों में आ गए हो? केसरी लाल बड़ा तरबियत याफ्ता दहशतगर्द था। कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ तो लोग सांप के बारे में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मैंने खुद सांप को देखा था, इसने फन उठा रखा था। कोई कहता था किसी सपेरे की टोकरी से निकल आया होगा। सारे शक व शोबे दूर हो गए। दहशतगर्दी की दूसरी वारदात के लिए लाहौर की एक शिया मस्जिद को मुंतखब किया गया। इसकी वजह पाकिस्तान में शिया और सुन्नी के दरमियान मजहबी मुनाफरात को हवा देना था, क्योंकि अगर शियाओं की मस्जिद में धमाका होता और शिया भाई शहीद होते तो सब यही समझते कि धमाका सुन्नियों ने करवाया है। मैं इस वारदात के हक में नहीं था, मगर प्रकाश खन्ना ने कहा, मुंबई शिवसेना के हेड ऑफिस से ऑर्डर मौसूल हुआ है कि लाहौर की किसी शिया मस्जिद में नमाजियों पर फायरिंग भी की जाए और बम धमाका भी किया जाए। अब मैं कुछ नहीं कह सकता था। चुनाचा मजबूरन मुझे 2 भारतीय दहशतगर्दों को इस वारदात के लिए तैयार करना पड़ा। केसरी लाल एक बम धमाका लाहौर में कर आया था। दूसरी वारदात के वास्ते हमने बाकी और दहशतगर्दों की ड्यूटियां लगाई। इनमें से एक का नाम पोपटलाल और दूसरे का नाम घरदारी था। मैंने इसी वक्त दिल में फैसला कर लिया कि मस्जिद में धमाका नहीं होने दूंगा और नमाजियों पर फायरिंग भी नहीं होने दूंगा। लेकिन मुझे घरदारी और पोपटलाल को बम और असलहा देकर लाहौर भिजवाना ही पड़ा। जब वो बस में सवार होकर पिंडी से लाहौर की तरफ रवाना हो गए तो मैंने भट्ट साहब को फौरन फ़ोन पर इतला कर दी कि इसलिए के 2 भारतीय दहशतगर्द इस नंबर की बस में पिंडी से लाहौर आ रहे हैं। अब आगे आपकी मर्जी, चाहे इन्हें पकड़ लें या इन्हें वहीं गोलियां मारकर हलाक कर दें। इनके पास असला भी है और बम भी एक लिफाफे में है। भट्ट साहब ने कहा, फिक्र नहीं करो तुम, ये समझो कि भारतीय दहशतगर्द जहन्नुम में पहुंच चुके हैं। मैंने भट्ट साहब को बता दिया था कि दोनों दहशतगर्द सुबह की नमाज के वक्त लाहौर की एक शिया मस्जिद में नमाजियों पर फायरिंग करेंगे और बम धमाका करने आ रहे हैं। इन्हें किसी भी हालत में ना छोड़ा जाए। अगर ये हाथ से निकल गए तो न जाने कितने ही नमाजी शहीद हो जाएंगे। टेलीफोन पर यह पैगाम देने के बाद मेरा ज़मीर मुतमईन हो गया। मुझे यकीन था कि गिरदारी और पोपटलाल बदामी बाग के अड्डे पर ही पकड़े जाएंगे। दोनों भारतीय दहशतगर्द सुबह के वक्त पिंडी से बस में सवार होकर लाहौर रवाना हुए थे। लाहौर में भारतीय सफारत खाने का एक आदमी मौजूद था जिसने इन दहशतगर्दों की निगरानी करनी थी और दूसरे दिन सुबह की नमाज के वक्त इन्होंने किसी मस्जिद में जो धमाका और फायरिंग करनी थी, इसकी रिपोर्ट पूरी प्रकाश खन्ना को सफारत खाने के जरिए भिजवानी थी। इस रात हमारे घर में कोई पार्टी नहीं थी। शीला कहने लगी, डार्लिंग चलो आज कोई फिल्म देखते हैं।
मैंने कहा वीसीआर पर कोई भी फिल्म लगा लो। वो बोली नहीं, फिल्म सिनेमा हॉल में बैठकर देखेंगे और अंग्रेजी फिल्म देखेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। शाम को हम दोनों तैयार होकर गाड़ी में बैठे और इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में आ गए। यहाँ पहली बार मैंने महसूस किया कि एक आदमी हमारा ताकुब कर रहा है। इस आदमी को मैंने पहले इस वक्त देखा जब मैं और शीला अपनी कोठी से निकले थे। ये आदमी कुछ फासले पर अपनी कार का बोनट खोले इस पर झुका हुआ था। दुबले जिस्म का आदमी था। इसने बुश शर्ट और नसवारी पतलून पहन रखी थी। इसकी गाड़ी पुराने मॉडल की थी। मैंने कोई ख्याल ना किया। जब हमारी गाड़ी सड़क पर चढ़ने के बाद इसके करीब से गुजरी तो इस वक्त मैंने इसकी शक्ल भी देख ली थी। आम शक्ल सूरत का नौजवान था। जब मैं रेस्टोरेंट की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके वापस रेस्टोरेंट की तरफ आ रहा था तो मैंने दोबारा इस आदमी को देखा। वो भी अपनी कार पार्क कर रहा था। मैंने इत्तेफाक समझकर शीला के साथ रेस्टोरेंट के ओपन एयर लॉन में आकर बैठ गया और खाने का ऑर्डर दे दिया। हम बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वही आदमी हमसे कुछ दूर एक खाली मेज पर बैठा सिगरेट पीते हुए हमारी जानिब देख रहा था। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे यकीन हो गया कि यह आदमी हमारा पीछा कर रहा है। एक बात बिल्कुल साफ जाहिर थी कि यह पाकिस्तानी खुफिया पुलिस का आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया पुलिस को मेरे बारे में भट्ट साहब और मलक साहब ने सरसरी तौर पर बता दिया होगा। ये किसी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का भी एहलकार नहीं था, क्योंकि ये उनका तरीका वारदात नहीं था। वो जानते थे कि इस तरह की बचगाना हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी ही मुसलसल पीछा करते रहे तो किसी भी ज़ीरे आदमी को शक पड़ जाएगा। मैं सोचते सोचते जिस कुदरती नतीजे पर पहुंचा वो ये था कि लाजमी तौर पर यह भारतीय सफारत खाने का जासूस है जिसे हमारी निगरानी पर रखा गया है। ये बात मुझे बटाले में जयदेव ने बता दी थी कि हमारा जो आदमी किसी सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है, भारत का सफारत खाने से आदमी की बराबर निगरानी कराता है और इसकी रिपोर्ट मुरतब करके हफ्ते में 2 बार सफारत खाने के जरिए नई दिल्ली इंडियन हुकूमत के सेक्रेटरीट की रॉ ब्रांच को चीफ को भिजवा दिया जाता है। पहले मैं अपने तौर तरीकों से कुछ लापरवाह सा हो गया था, क्योंकि मैं अपने मुल्क में था। दूसरा, मैं हिंदू बनकर नहीं बल्कि मुसलमान बनकर वहाँ रह रहा था, जो कि हकीकत में मेरा असली रूप था। लेकिन अभी मेरा मिशन मुकम्मल नहीं हुआ था। मुझे अपने मिशन की तकमील के लिए भी वापस हिंदुस्तान भी जाना था और वहाँ धर्मचंद बनकर वहाँ दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर और पाकिस्तान आने वाले दहशतगर्दों को ख़त्म करना था। उसके लिए मुझे बड़ी सूझबूझ, अक्लमंदी और एहतियात की ज़रूरत थी। चुनांचे इस भारतीय सफारतकार जासूस का ताक़ुब देखकर मैं मोहतात हो गया। ये जासूस भारतीय जासूसों को या दहशतगर्दों के पीछे सिर्फ ये देखने के लिए लगाए जाते थे कहीं ये पैसों के लालच में आकर दूसरे मुल्क की पुलिस या खुफिया इदारों के साथ डबल एजेंट का किरदार तो अदा नहीं कर रहे। इस लिहाज से मैं बेफिक्र था, क्योंकि मैंने इस बात का खास एहतमाम किया हुआ था कि कोई भी खुफिया आदमी मुझसे ना मिले। इस बात की भट्ट साहब और मलिक साहब ने भी मुझे खास तौर पर ताकीद कर रखी थी कि मैं किसी भी तरीके से अपने यहाँ किसी भी पुलिस वाले को ना बुलवाऊँ और ना किसी ऐसे अफसर से दोस्ती पैदा करूं। अगर मुझे कोई खतरा था तो सिर्फ इस बात का था कि कहीं लाहौर से मेरा कोई जानने वाला अचानक मेरे सामने ना आ जाए। मैं यही चाहता था कि मुझे किसी तरह भारत वापस बुला लिया जाए और मैं जाकर अपनी वहाँ सरगर्मियाँ शुरू कर दूँ। मैं काफ़ी एहतियात भी बरतता था। अपने घर में जो दावतें देता था इसमें लाहौर के किसी आदमी को नहीं बुलाता था। दूसरा, पब्लिक जगहों पर मैं कभी पैदल नहीं जाता था और शॉपिंग सेंटरों में भी शीला के साथ जाने से गुरेज करता था। इस एतबार से यह भारतीय जासूस जो मेरे पीछे लगा दिया गया था इस वक्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, जब तक कि इसको यह मालूम नहीं हो जाता कि मैं धर्मचंद नहीं हूँ बल्कि इसका हम शक्ल हूँ और इसका रूप धार कर ये सारा खेल खेल रहा हूँ। और दूसरा ये कि वो मुझे किसी भी पुलिस वाले से या खुफिया इदारे के एहलकार से बातचीत करते नहीं देख लेता। ये तीनों बातें नामुमकिन थी। शीला जो मेरे साथ मेरी नकली मुसलमान बीवी की हैसियत से रह रही थी, मुझे सर से पाँव तक धर्मचंद ही समझती थी। मैंने इस बात का खास एहतमाम कर रखा था कि कभी मेरे पूरे जिस्म को ना देख सके। दूसरों की नज़रों में हम यहाँ बीवी थे, मगर मैं रात को अलग कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर बल्कि ताला लगाकर सोता था। शीला ने कई बार रात को मुझे डबल बेडरूम में ले जाने की कोशिश की, मगर मैंने भरपूर मुदाफ़त की और इसे साफ साफ कह दिया कि मैं यह हरकत कभी नहीं कर सकता। इसकी वजह ये नहीं थी कि मैं कोई बड़ा बुलंद किरदार का आदमी था। इसकी वजह मुझे ये थी कि शीला के साथ डबल बेडरूम में जाने के बाद मेरे अपने मंसूबे पर पानी फिर सकता था। वो तो मुझे नकली मुसलमान समझ रही थी, फिर इससे ये राज फाश हो जाता कि मैं हकीकी तौर पर भी मुसलमान हूँ और धर्मचंद नहीं हूँ। आप खुद सोचे मैं कैसे गवारा कर सकता था। वैसे भी मैं जिस जहाज पर निकला हुआ था इसके अंदर मुझे ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि किसी वक्त मेरी मौत मुझे आकर घेर सकती थी। मुझे अपने खुदा से हया आती थी कि मैं अगर इस हालत में जाऊंगा तो मैं अपने खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। वापस अपनी कहानी पर आता हूँ। हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया, इसके बाद फिल्म देखने चले गए। फिल्म के दौरान मैं सिनेमा हॉल में इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखता रहा, मगर सफारत खाने का जासूस मुझे गैलरी में कहीं नजर न आया। गैलरी में रश नहीं था, बमुश्किल 30-32 आदमी बैठे थे। इनमें वो भारतीय जासूस नहीं था। हम फिल्म देखकर बाहर निकले तो मैंने खास तौर पर देखा कि इस आदमी की गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। हम लोग अपने घर आ गए। शीला से मैंने इस आदमी के बारे में कोई बात ना की। दूसरे रोज सुबह की नमाज के वक्त भारतीय दहशतगर्द पोपट लाल और किरदारी ने एक मस्जिद में बम धमाका करना था। मुँह अंधेरे मेरी आंख खुल गई। शीला का कमरा बंद था। मैं नीचे तहखाने में चला आया। मुझे यकीन था कि लाहौर से भट्ट साहब या मलिक साहब का टेलीफोन ज़रूर आएगा। अभी मैं तहखाने में आकर टेलीफोन की तपाई के पास सोफे पर बैठा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मैं धड़कते दिल के साथ रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से भट्ट साहब की आवाज़ आई,
सारा मामला ठीक हो गया है। इसके बाद इन्होंने सारे वाक़े की जो तफसील बताई, इसका मुख्तसर खुलासा ये था कि मेरी इत्तला पर खुफिया इदारों के मुसल्लह गार्ड ने लाहौर रावलपिंडी बस स्टैंड को घेरे में ले लिया। वजह यह बताई कि चूंकि पिछले दिनों शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बम के धमाके हुए हैं, इसलिए लाहौर में दाखिल होने वाली हर बस की तलाशी ली जाती है। बट साहब ने मुझे फ़ोन पर बताया कि हमने ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि बस में से कोई मक्खी भी उड़कर हमारे हिसार से बाहर नहीं निकल सकती थी। चुनांचे सब मुसाफिरों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया और उनकी तलाशी शुरू हो गई। भारतीय दहशतगर्द ने चालाकी की थी कि बस से निकलते वक्त बम धमाके वाला थैला अपने पिस्तौल के साथ ही बस की सीट के नीचे रख दिया था। बट साहब कहते हैं कि मेरे बताए हुए ओलिये से इन्होंने दोनों दहशतगर्दों को पहचान लिया था और इन पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। तलाशी के दौरान किसी के पास कोई बम पिस्तौल वगैरह ना निकला। बट साहब कहते हैं कि हमें अच्छी तरह मालूम था कि दोनों दहशतगर्दों ने बम का थैला बस में ही छोड़ दिया होगा और इसकी मलकियत से इनकार हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ जब पुलिस ने मुसाफिरों के सामान की तलाशी ली। बस की पिछली सीट के नीचे से एक थैला बरामद हुआ जिसमें इंतहाई ताकतवर देसी साख का बम और एक भरा हुआ पिस्तौल भी था। पुलिस ने पूछा कि थैला किसका है। किसी ने यह न कहा कि थैला मेरा है। दोनों दहशतगर्द भी खामोश रहे। पुलिस ने अपने एक आदमी को मंसूबे के मुताबिक मुसाफिरों में शामिल कर दिया था। इस आदमी ने कहा, जनाब ये थैला इन दो आदमियों का है। मैंने खुद इनमें से एक को बस में से बाहर निकलते वक्त थैला सीट के नीचे रखते हुए देखा था। बट साहब ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा किया कि इन दोनों आदमियों को हथकड़ी लगा दी जाए। गिरधारी और पोपटलाल ने जब देखा कि वो बच नहीं सकते तो इन्होंने ट्रेनिंग के कवायद और जवाबित को बलाए ताक रखते हुए ये हरकत की कि एक तरफ दौड़ पड़े। बट साहब का कहना था कि इन दहशतगर्दों ने हमारा काम आसान कर दिया। पुलिस ने इन्हें भागते देखकर इनके पीछे दौड़ लगा दी। पुलिस ने हवाई फायरिंग की, ये मुझे दिखाने के लिए थी। चुनांचे दोनों भारतीय दहशतगर्दों को पहचान लिया गया था और एकदम भाग उठने से इन्होंने खुद अपने दहशतगर्द होने के सबूत भी दे दिया था। चुनांचे कुछ दूर तक इनका ताकुब करने के बाद हमारे खुफिया इदारे के एहलकारों ने इन दोनों को गोलियों से उड़ा दिया। लाश का मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि ये दोनों हिंदू थे, इनके खतने नहीं हुए थे। थोड़ी देर बाद ये खबर भारतीय सफारत खाने भी पहुंच गई। प्रकाश खन्ना ने मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं फला जगह आ रहा हूँ, बात ज़रूरी है। इससे पहले मुझे भट्ट साहब की ज़बानी फ़ोन पर सब कुछ मालूम हो चुका था। खुफिया जगह पर मेरी और प्रकाश खन्ना की मुलाकात हुई। वो सर पकड़ कर बैठ गया। आप लोगों ने इनको यही ट्रेनिंग दी थी कि पुलिस आए तो इनके आगे आगे दौड़ना शुरू कर दो और पुलिस पर फायरिंग भी करो। भारतीय सफारत खाने की खबर पहुंच चुकी थी कि जब पुलिस ने हवाई फायर किया तो गिरधारी और पोपटलाल ने भी जवाब में पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस बार इल्ज़ाम मुझ पर नहीं, बम्बई के इंस्ट्रक्टरों पर आया था जिन्होंने दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी थी। मैंने बग़ैर हैरान सा होकर पूछा, बात क्या हुई है खन्ना जी, खुलकर बताएं। वो माथे पर से हाथ हटाते हुए बोला, महाराज बात क्या होनी थी। बादामी बाग के अड्डे पर पुलिस ने मुसाफिरों को उतार कर तलाशी लेनी शुरू कर दी। पुलिस तो 2-3 दिनों से हर बस की तलाशी ले रही है। गिरधारी और पोपट को चाहिए था कि बम बस में रखा था तो पिस्तौल भी वहीं फेंक देते, मगर इन्होंने पिस्तौल अपने पास ही रखा। जब पुलिस तलाशी लेने लगी तो भाग खड़े हुए। पुलिस ने ताकुब करते हुए हवाई फायरिंग की तो इन्होंने भी जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने इन दोनों को उड़ा दिया। ये काम तो पुलिस ने करना ही था। इन्हें चाहिए था कि अनजान बन जाते या पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाते। हम इन्हें छुड़ाने की कोशिश कर सकते थे, मगर इन्होंने तो हमारे सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। मैंने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। इनकी लाशों का क्या हुआ? प्रकाश खन्ना बोला, पुलिस ने दोनों लाशों को नंगा करके अखबार नवीसों को दिखाया और बस में से बम का थैला भी बरामद कर लिया और उनके पिस्तौल भी बरामद कर लिए। शाम के अखबारों में खबर छप जाएगी कि भारत के 2 हिंदू दहशतगर्द बस में बम रखते हुए पकड़े गए, मगर वो पुलिस की हिरासत से फरार हो गए। पुलिस ने इनका पीछा किया। भारतीयों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस मुकाबले में दोनों भारतीय दहशतगर्द मारे गए। तुम भी मुंबई वालों को फ़ौरन पैगाम भिजवाओ। मैं भी दिल्ली को खबरदार करता हूँ कि आइंदा इस किस्म के नारी दहशतगर्द भेजकर भारत को दूसरे ममालिक के सामने दलील न किया जाए। शीला ये खबर सुनकर परेशान हुई थी। मैंने इसी रोज़ रात को प्रकाश खन्ना के ताउन से रेडियो ट्रांसमीटर पर मुंबई बालाजी से बात की। इन्हें इस हादसे की इत्तला दी और कहा कि ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टरों को फ़ौरन बदलकर इनकी जगह दूसरे लोग लाए जाएं और दहशतगर्दों के इंतखाब में बेहद एहतियात और सूझबूझ से काम लिया जाए। बालाजी ने कहा, धर्मचंद, इन लोगों को तुम्हारी मंजूरी भी हासिल थी, तुम्हें भी आगे से होशियार रहने की ज़रूरत है। हम तो यहाँ मुनासिब तब्दीलियाँ कर लेंगे। शाम के अखबारों में गिरधारी लाल और पोपटलाल के पुलिस मुकाबले में मारे जाने की खबर छप गई। साथ ही इनकी लाशों की तस्वीरें भी थीं। दूसरे रोज़ के अखबारों में ये खबर भी शायद सुर्खियों के साथ छपी और 2-3 अखबारों ने एडिटोरियल नोट भी लिखे कि भारत पाकिस्तान में अपने दहशतगर्द भेजकर पाकिस्तान में इंतशार और मुनाफरत की फिजा पैदा करना चाहता है, जिसकी जिस कदर मदम्मत की जाए कम है। मैं बड़ा खुश था, जो काम मुझे करना था वो दोनों दहशतगर्दों ने पुलिस मुकाबले में खुद ही अंजाम दे दिया था। 2 दिन बाद भारतीय सफारतकार प्रकाश खन्ना के जरिए मुझे बालाजी का ऑर्डर मिला कि मैं फ़ौरन मुंबई पहुंचूं ताकि मेरी निगरानी में नए दहशतगर्दों का इंतखाब करके इन्हें पाकिस्तान भेजा जाए। प्रकाश खन्ना कहने लगा, सतप्रकाश गोंद और मोतीराम उग्रवादियों के फरार के बारे में तुमने अब तक जो मालूमात इकट्ठी की हैं, इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तैयार करके साथ ले जाना। बालाजी ने यह भी मांगी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या तैयार करनी थी? मुझे मालूम था कि मुंबई जाकर मुझे इस सिलसिले में बालाजी से क्या कुछ कहना होगा। मैंने शीला को बता दिया कि मुझे बालाजी ने मुंबई बुलाया है, तुम पीछे ख्याल रखना और सबको यही कहना कि मैं कारोबार के सिलसिले में दुबई गया हुआ हूँ।
मैंने दुबई का वीज़ा लगवा लिया और दूसरे रोज़ रात की फ़्लाइट से दुबई रवाना हो गया। दुबई पहुंचकर मैं सीधा वहां के भारतीय सफारत खाने गया। इन्हें मेरे बारे में प्रकाश खन्ना ने पहले ही बता दिया था। इसी वक्त मेरा वीज़ा लग गया क्योंकि वहाँ मैं इस्लामाबाद के मुसलमान ताजिर ज़मान शाह के नाम से गया था। एक रात मैंने दुबई में आराम किया। अगले रोज़ अरब अमारात की फ़्लाइट पकड़ी और मुंबई पहुंच गया। एयरपोर्ट से सीधा शिवसेना के हेड ऑफिस आ गया। बालाजी अपने कमरे में मुझे मिला। गिरधारी और पोपटलाल की हिलाकत वो सख्त बरहम था। कुछ मेरे इंतखाब की मजम्मत की, कुछ गालियाँ ट्रेनिंग वालों को देने लगा। इन लोगों की मौत से सिर्फ हमारी शिवसेना को ही धचका नहीं लगा बल्कि भारत देश की भी बदनामी हुई है। मैंने कहा, महाराज, हम तो ट्रेनिंग देते हुए ये बात हर बार दोहराते हैं कि अगर कभी पुलिस का आमना सामना हो जाए और पुलिस तुम्हें पहचान ले तो हरगिज भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस तरह पुलिस को तुम्हें गोली मारने का बहाना मिल जाएगा। अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना और मुकर जाना कि तुम दहशतगर्द हो। इसके बाद कम से कम हमारा आदमी जिंदा तो बच जाएगा और फरार की कोशिश भी कर सकेगा। बालाजी ने सिगार एस्ट्रे में रगड़ रगड़ कर बुझाते हुए बड़े तल्ख लहजे में कहा, जो कुछ भी हुआ है अब इसकी बात न करो। मुझे ये बताओ कि हमारे जो 3 आदमी पाकिस्तानी पुलिस की हिरासत में हैं और जिन पर जाहिर है सख्त टॉर्चर किया जा रहा होगा, इनको फरार करवाने में तुमने और शीलाधर ने क्या प्रोग्रेस की है? मैंने अपने खुफिया ज़राए से दोनों बातें मालूम कर ली हैं। मुझे ये सुराग भी मिल गया है कि सतप्रकाश कोंदा मूर्तिराम को साहिवाल जेल से निकाल कर रोहतास किले के टॉर्चर सेल में पहुंचा दिया गया है। ये मैंने यूं ही अपनी तरफ से घड़कर कह दिया था। बालाजी ने पूछा, ये कौन सी जगह है? मैंने इसे बताया कि बड़ा पुराना किला है और इस किले में एक खुफिया सेल है जहाँ खतरनाक और ख़ास तौर पर भारत के जासूसों को पकड़ने के बाद रखा जाता है। इनसे पूछ-कुछ की जाती है। बालाजी ने मेरी बात को काटते हुए कहा, ये बताओ कि तुमने अपने आदमियों को वहां से निकालने के लिए कोई जतन किया है या नहीं? मैंने एक और झूठ बोला। ये कैसे हो सकता है? मैं कोई जतन ना करता। आखिर वो मेरे दहशतगर्द हिंदू भाई हैं और भारत माता के सपूत हैं। बालाजी ने मुझे एक बार फिर ठोक दिया और कहा, भाषण देने की जरूरत नहीं धर्मचंद, ये बताओ कि तुमने इन्हें किले से फरार करवाया है कि नहीं? मैंने बड़े सुकून के साथ अपने आवाज़ को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखते हुए कहा, बालाजी, आप हमारे बड़े सत्याधारी लीडर हैं। हम आपके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही कामयाब होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब वैसा वातावरण नहीं रहा। खुफिया पुलिस वाले और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दहशतगर्दों की तलाश में हर जगह मौजूद रहती है। हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होकर कदम उठाना पड़ता है। इसके बावजूद मैंने और शीला ने अपने पैदा किए हुए असर रसूख से नाते हुए सुराग लगा लिया है कि हमारे आदमी किले रोहतास में बंद है, बल्कि एक ऐसे आदमी से भी कामयाब रब्ता कर लिया है जो 10,000 रुपये लेकर हमारे आदमियों को किले में से फरार कराने में हमारी मदद करेगा। बालाजी ने खुश होकर कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें जल्दी पाकिस्तान चले जाना चाहिए ताकि गोंदा, सतप्रकाश और मूर्तिराम को कैसे छुड़वा कर पाकिस्तान में किसी खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दो। रुपयों की तुम फिक्र न करो, जितनी रकम की जरूरत होगी भारतीय रोहतास सफारत खाने का सतप्रकाश खन्ना तुम्हें दे देगा। वो तो मुझे मालूम है, मैंने जवाब दिया और मैं सोचने लगा कि मैंने जो कुछ बोला है ज़्यादा झूठ तो नहीं बोल दिया है। मुझे थोड़ा थोड़ा करके झूठ बोलना चाहिए था क्योंकि मेरा इरादा मुंबई में रहकर यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर और ज़ेर तरबियत भारतीय दहशतगर्दों को एक ही वारदात में धमाके से उड़ा देने का था। इसीलिए मेरा मुंबई में क़याम ज़रूरी था, लेकिन शिवसेना का लीडर बालाजी मेरी झूठी कार्रवाई का हाथ सुनकर मुझे फौरी तौर पर पाकिस्तान भेज रहा था। इसके आगे इनकार की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा, सर, मैं चाहता हूँ कि मुंबई में रहकर अपनी निगरानी में कुछ आदमियों को ट्रेन करके पाकिस्तान साथ ले जाऊँ। बालाजी ने कहा, मैंने पंजाब सेंटर से 2 आदमियों को बुला रखा है, वो कल तक मुंबई पहुंच जाएंगे। तुम इनको चेक कर लेना। वो पाकिस्तान में भी पहले कई वारदातें कर चुके हैं। इन्हें अपने साथ ही पाकिस्तान लेते जाना। बाकी हमने यहाँ के दोनों इंस्ट्रक्टर बदल दिए हैं और नए आदमियों को ट्रेनिंग देने पर रख लिया है। शाम को बालाजी मुझे अपने साथ दहशतगर्दी के तरबियती कैंप में ले गया। वहाँ मुझे नए इंस्ट्रक्टर मुलाजिम जो रखे थे इनसे मिलवाया गया। ये दोनों मद्रासी थे, फरफर अंग्रेजी बोलते थे, जूडो कराटे के माहिर थे। बेंगलोर के मुस्लिम कश फसादात में कई मुसलमानों को शहीद कर चुके थे। अब मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मेरा प्रोग्राम तब्दील कर दिया गया था और दहशतगर्द मेरे गले में डालकर मुझे वापस पाकिस्तान रवाना किया जा रहा था। मैंने भी दिल में फैसला कर लिया था कि इन भारतीय दहशतगर्दों को तो जाते ही ठिकाने लगा दूंगा, बल्कि सोचने लगा कि अगर रास्ते में ही मौका मिले तो इनको ख़त्म कर दूं और ये जाहिर करूं कि बॉर्डर पर फायरिंग होने लगी थी। अगरचे ये काम इतना आसान नहीं था और इससे मुझ पर शक भी पड़ सकता था। बहरहाल ये बात तय थी कि मैं 2-3 दिन से ज़्यादा मुंबई में नहीं ठहर सकूंगा। भारत में शिवसेना और राष्ट्रीय सिक्स यानी RSS पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्दी के तरबियती कैंपों को तबाह करने का काम कुछ देर के लिए मुलतवी मुझे करना पड़ा था और ऐसा ही हुआ। दूसरे रोज़ पंजाब से 2 तरबियती याफ्ता दहशतगर्द मुंबई शिवसेना के हेड ऑफिस पहुंच गए। दोनों का ताल्लुक शिवसेना की पंजाब शौक से था। दोनों जुराइम पेशा हिंदू थे और कई बार जेल काट चुके थे। दोनों पंजाबी थे और उन्हें देहाती मुसलमानों के तौर तरीकों पर बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। दोनों ने मुझसे मिलते ही बेधड़क अस्सलाम वालेकुम कह दिया। इसका अचानक मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मेरे मुंह से भी बेख्तियार वालेकुम अस्सलाम निकल गया। बालाजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम तो पक्के मुसलमान लगते हो धर्मचंद, कहीं पाकिस्तान में रहकर तुमने इस्लाम तो कबूल नहीं कर लिया? मैंने कहा, महाराज, पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रह रहा हूँ, ये इसी का असर है। बालाजी ने कहा, ये दोनों बड़े गुरु हैं, एक एक खून भी कर चुके हैं। पंजाब पुलिस की मार खा खा कर बदन पत्थर बन चुके हैं। हमने खास तौर पर इन्हें भर्ती किया है।
ये खुद बम बना लेते हैं। पिस्तौल का निशाना ऐसा है कि उड़ते हुए कव्वे को फायर करके गिरा लेते हैं। इस दौरान दोनों दहशतगर्द खामोशी से मेरी तरफ देखते रहे। शक्ल ही से कातिल लगते थे। बालाजी कह रहा था, इनके दिल भारतीय जेलों में रह रहकर पत्थर हो गए हैं। मुसलमानों के जानी दुश्मन है। मेरठ में जो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे, इनमें मेरठ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक वालों ने खासतौर पर मेरठ इन्हें बुलवाया था। इनका बयान है कि एक हफ्ते के फसादात में अकेले इन दोनों ने 50-50 मुसलमानों को कत्ल किया था। 1000 से ज़्यादा मुसलमानों के घरों को आग लगाई थी। मुसलमानों की 15 लड़कियों को अगवा करके कलकत्ते ले जाकर फरोख्त कर दिया था। बालाजी ने हंसकर दोनों शैतान सिर्फ भारतीय दहशतगर्दों की तरफ देखा। दोनों दहशतगर्द भी हंस रहे थे। इनमें से एक का नाम रामराज्य और दूसरे का नाम कांति था। इन्हें उर्दू लिखना पढ़ना आता था। इन्हें 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी सिखा दी गई थी। मेरे दिल में सोच लिया था कि मुसलमानों के इन कातिलों को तो मैं किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बालाजी की तरफ देख रहा था और अपने दिल में कह रहा था कि कांति और रामराज का तो क्रियाक्रम करके छोड़ूंगा। ये वापस पाकिस्तान से नहीं आएंगे। वापस आएंगे तो इनकी बदरूहें ही भारत वापस आएंगी। ऊपर से मैंने कहा, महाराज हमें ऐसे ही दिलेर बहादुरों की जरूरत है। बालाजी ने कहा, बस सुबह तुम तीनों मुंबई से अमृतसर की तरफ रवाना हो जाओगे। सर, क्या इस बार हम राजस्थान से बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे? बालाजी सिगार सुलगाते हुए बोला, नहीं, राजस्थान के बॉर्डर पर आजकल पाकिस्तानी औरों के दस्ते गश्त लगाते फिरते हैं। वहां से बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल हो गया है। तुम लोग अमृतसर से अटारी जाओगे, वहां से समझौता एक्सप्रेस में हिंदू यात्रियों के साथ पाकिस्तान दाखिल हो जाओगे। मैंने कहा, लेकिन महाराज जी, यात्रियों के पास तो पासपोर्ट होते हैं, इनको आर्जी वीजे मिले होते हैं, बॉर्डर पर इनके नाम और पते वगैरह दर्ज होते हैं और वापसी पर भी इनकी पड़ताल की जाती है, वापस आ गए हैं या नहीं। बालाजी ने कहा, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना? हमारा आदमी अमृतसर से तुम्हारे साथ हो जाएगा और तुम्हें खुद समझौता एक्सप्रेस में सवार करवाएगा। इसके बाद तुम पाकिस्तान पहुंचकर कांति और रामराज के साथ गायब हो जाओगे। मैंने दिल में कहा, मैं तो गायब नहीं होऊंगा, लेकिन दोनों पाकिस्तान के दुश्मनों को ऐसा गायब करूंगा कि इनका नाम निशान ही नहीं मिलेगा। ऊपर से मैंने कहा, यह भी अच्छी तजवीज़ है, ऐसा ही करेंगे। इसके बाद मैंने कांति और रामराज से मुखातिब होकर कहा, तुम लोगों को पाकिस्तान में वारदात करने से पहले जो हिदायतें दी जाएंगी, तुम इन पर पूरा अमल करोगे। अपनी तरफ से कोई गैर जिम्मेदारी की हरकत नहीं करोगे।